Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में मैं डीलिट फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 4 में डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था मापन के क्या क्या अर्थ हैं। आज उसी प्रक्रिया में मापन को हम अनुमान के रूप में देखेंगे। मापन का अर्थ और अनुमान, मापन क्या है, मापन वस्तुओं को आकार के रूप में कैसे करते हैं, हम आकार का अनुमान कैसे लगाते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं। हम पहले देख लेते हैं साइज। कोई वस्तु है, उसका आकार का अनुमान कैसे लगाएंगे मापन के दौरान। साइज या आकार का अनुमान लगाने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के, अर्थात विभिन्न साइज के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, जिनकी आकार के आधार पे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की समझ महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको, वस्तुओं को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। और ज़्यादातर हम यही देखते हैं बच्चों का शुरुआती जुड़ाव 3 बीमी वाली वस्तुओं के साथ होता है, 3 डायमेंशन वाली वस्तुओं से होता है। 3D फिगर करने मतलब 3 बीमा वाली वस्तुएं करने का मतलब उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इसका मतलब कि उसमें तीनों डायमेंशंस पाए गए हैं। ऐसी वस्तुओं से बच्चे शुरुआती रूप में रूबरू होते हैं। जैसे ऐसे वस्तुओं में बच्चा प्रत्यक्ष रूप में बॉल देखता है, उसके बाद बॉक्स देखता है, अपने बैग्स देखता है, एक कक्ष का रूम देखता है, कक्ष में बने हुए डेस्क बेंच को देखता है। ये सब वस्तुएं आप ध्यान से देखेंगे, इन सभी वस्तुओं में तीनों बीमाएँ पाई गई जो प्रत्यक्ष बच्चा अवलोकन कर रहा है। इन सब वस्तुओं को शुरुआत देखते हुए वस्तुओं को आकार का अनुमान लगाने के लिए, अवधारणाओं को समझने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। लेकिन जो त्रिविमी वस्तुएं होती हैं, त्रिविमी वस्तुएं की जो तुलना हम करते हैं, तुलना उनके संगत का मतलब किन्हीं 2 बीमाओं को हम उनके चित्र के आधार पे या विभिन्न आकार के आधार पे, आकृतियों के गुणधर्म के आधार पे अलग करते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड दिया गया, डस्टर दिया गया, किताब दिया गया, वायर दिया गया, घड़ी, पेपर, चौकोर डिब्बा, अलमारी, बेलन, डिब्बे, ये सब जो वस्तुएं हैं, इनके भिन्न भिन्न प्रकार के जो आकृति हैं, इनकी जो बीमाएँ हैं अलग अलग हैं और इनके जो गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इनकी वस्तुओं को, बीमाओं को हम 3 समूहों में बांट सकते हैं, या अन्य 3 क्या अलग अलग गुणधर्म, प्रॉपर्टियों के आकारों के आधार पे अलग अलग हम समूह बना सकते हैं। उस समूह को बना करके बच्चों से गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को यह समझाने में मदद मिलेगी। इससे एक बीमी वस्तुओं के साथ केवल एक संख्या, जिसे लंबाई जुड़ी हो, 2 बीमी वस्तुओं के साथ लंबाई चौड़ाई दोनों जुड़ी हो। यदि 1 डायमेंशनल आकृति है तो उसमें केवल लेंथ ही रहेगी। 2 डायमेंशनल फिगर आ गया तो लेंथ ब्रेथ दोनों रहेगी। ये 3 डायमेंशनल फिगर आ गया तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जुड़ी रहेंगी। इस प्रकार से हम समूह बना लेंगे। एक ग्रुप बनेगा 1 फिगर, 1 फिगर के लिए, 1 डायमेंशन के लिए 1D, दूसरा 2D के लिए फिगर बना देंगे, तीसरा 3D के लिए फिगर बना देंगे। ऐसे फिगर बना करके, चार्ट कॉलम बना करके वस्तुओं का कलेक्शन रखेंगे। इससे बच्चा उन वस्तुओं को प्रत्यक्ष अवलोकन करके
लंबाई के आकार के आधार पे वस्तुओं को समझ पैदा करेगा और अनुमान लगाने की जो प्रत्येक कंसेप्ट है उसमें समझ आएगी। अतः इसके बाद विभिन्न जो वस्तुएं होती हैं, विभिन्न वस्तुओं को उनकी बीमाओं के आधार पे, जितने भी वस्तुओं की हम चर्चा किए उनकी जो डायमेंशन है बीमाओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटकर उनसे संबंधित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि का मापन की समझ हम विकसित करनी चाहिए। सामान्य बच्चे एक आकृति वाली चीज़ों जैसे पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी आदि की साइज की तुलना तो कर लेते हैं। सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो पेन, आकृति, पेंसिल, कॉपी इत्यादि की तुलना तो कर लेंगे, किंतु अलग अलग आकृति, अलग अलग बीमाओं वाली वस्तुओं, चीज़ों के बीच की तुलना करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम अलग अलग आकृतियों वाली चीज़ों के बीच में तुलना करने के लिए एक दूसरे को दूसरे का ढक कर उनमें द्रव भरकर उनकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई इत्यादि की तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब वस्तु कैसी भी रहे उसके अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग वस्तुओं को एक दूसरों को रूप में तुलनात्मक कर सकते हैं, चाहे उसका वॉल्यूम का तुलना करें, चाहे उसकी लेंथ की तुलना करें, उससे किसी भी तीनों डायमेंशंस में से उसकी हाइट की तुलना करें, ब्रेथ की तुलना करें, लेंथ की तुलना करें, वॉल्यूम की तुलना करें। इसका मतलब कोई भी 2 डायमेंशन किसी भी फिगर की तुलना किसी भी आधार पे वस्तुओं की हम कर सकते हैं। इसके अनुसार 9 वर्ष की कोई बच्ची 2 मीटर ऊपर लगे आम को तोड़ने के लिए कितनी बड़ी डंडी चाहिए, 1 किलोग्राम दूध लाने के लिए सही बर्तन का चुनाव कर पाएगी, अर्थात अनुमान लगा पाएगी। वह अपना खिलौना पैक करने के लिए सही आकार, साइज का डब्बा चुन पाएगी। इन सारी गतिविधियों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से बच्चों की आकार या साइज की अवधारणा समझ में आती है। इस प्रकार से किसी भी वस्तुओं के आकार, साइज के अवधारणाओं को हम इन तमाम प्रत्ययों के माध्यम से, इन तमाम एग्जाम्पलों की सहायता से करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, एक बच्ची शायद 2 पेंसिलों में से एक बड़ी पेंसिल या 2 पत्थरों में से ज़्यादा वजनी पत्थर का पता लगा लें, परंतु ऐसी चीज़ों की तुलना करने में कठिनाई होती है जिनकी आकृति अलग अलग हो, अर्थात एक से ज़्यादा भी में हो। जो आकृति एक से ज़्यादा डायमेंशन की होती है, ग्रेटर देन 2 डायमेंशन, जिसमें दोनों डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में से एक डायमेंशन उसकी अधिक होती है, तो इस प्रकार की वस्तुओं को में कंपैरिजन, उनकी तुलना करना जिसकी डायमेंशन 1 हो उससे कठिन होता है। जैसे हम 1 डायमेंशन फिगर को तुलना 1 डायमेंशन में करेंगे, ये चीज़ें आसान हुई, लेकिन 2 डायमेंशन की कंपैरिजन हम 2 डायमेंशन फिगर की जब कंपैरिजन करेंगे तो चीज़ें कठिन तो हैं, लेकिन इसके रूप में 1 डायमेंशन इमेज के रूप में, आकृति के रूप में 2 डायमेंशन की आकृति का जो तुलना करेंगे थोड़ा कठिन महसूस करेंगे। और इन दोनों से भी कठिन हमें महसूस तब करेंगे जब हम 3D फिगरों का तुलना आपस में करेंगे, जिसमें तीनों डायमेंशन की बात रहेगी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जो तुलना किसी भी वस्तुओं के आधार पर जब हम करेंगे तो चीज़ें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, 2D वाली आकृति और 1D आकृति से ये जो 3D वाली आकृति की कंपैरिजन है करना कठिन होगा। इस प्रकार से जितनी भी आकृतियों की बीमाएँ अधिक होंगी, 1 से अधिक 2, 2 से अधिक 3, उनकी तुलना करना उतना ही कठिन हो जाएगा और त्रुटि रहित हो जाएगा, त्रुटि
पूर्वक हो जाएगा। कहने का मतलब कठिन हुआ तो गलती करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में बच्चे बड़ी, छोटी, लंबी, मोटी, पतली इत्यादि दुबली, भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। इस विशेषता के आधार पर उनकी तुलना करते हैं। इस स्थिति में हम आपको 2 राड देते हैं और बताते हैं दोनों बराबर हैं, किंतु जैसी आकृति स्थिति दिया गया शायद गलत हो सकता है। जैसे आकृति 1 में ये जो राड है सिमिलर दिख रहा है, लेकिन आकृति 2 में क्या ये राड सिमिलर दिख रहा है? ऐसा नहीं। इस प्रकार से उसका आकार चेंज कर देने पर उसमें परिवर्तन, वस्तु में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसके देखने के नज़रिए तरीक़ों में परिवर्तन आ गया। यही है वस्तुओं का अनुमान लगाना। इससे हम जब तक ये ना अनुमान लगा लें ये वस्तु जैसे सिमिलर है, ये इसका शेप केवल चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसकी लेंथ डायमेंशन सेम है। इस प्रकार की वस्तुओं की समझ जब तक बच्चों में नहीं होगी तब तक वस्तुओं या आकार के साइज का अनुमान की अवधारणा उसमें विकसित नहीं होगा। इसी कड़ी में किन्हीं 2 पत्तियों की तुलना करके हम देखते हैं कौन सी पत्ती ज़्यादा बड़ी है। आम तौर पर जो बच्चे होंगे कक्षा कक्ष में वो बताएंगे, लंबी पत्ती को बड़ी बताते हैं जैसे ये, परंतु आप लंबी पत्ती को चौड़ी पत्ती कहकर अतिरिक्त हिस्सा काट लें। लंबी पत्ती को चौड़ी पत्ती से कह करके जैसे इसकी तुलना करके बाकी हिस्से को काट दें, और जो बाकी हिस्सा बचा कटे हुए हिस्से को चौड़ी पत्ती के तुलना में जो ये वाली पत्ती है इसकी फैला के रख दें, या इसको में रूप में काट के फैला के रख दें। तो आप देखेंगे इस तरह से करने पर चौड़ी पत्ती पूरी तरह पतली पत्ती को ढक जाएगी। तो शेष बची हुई पत्तियों में कौन सी पत्ती बड़ी है, आप इस रूप से आप देखेंगे दोनों पत्तियां सिमिलर हैं, इनका कहना कठिन हो जाएगा। परंतु यदि चौड़ी पत्ती का कुछ हिस्सा इसमें बच जाए पतली पत्ती के शेप में रखने से, इसका मतलब ये पत्ती बड़ी है, अर्थात जिससे उन्हें क्षेत्रफल की अवधारणा के औपचारिक रूप से परिचय कराया जाए वगैरह वगैरह अंदाज में इन प्रत्यय को हम समझा सकते हैं। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं इस कंसेप्ट में। हमने इसमें समझाने का प्रयास किया कि ये 2 पत्तियां हैं, एक चौड़ी पत्ती है, एक पतली पत्ती है। हमने कहा कि दोनों पत्तियां सेम सिमिलर हैं, लेकिन पूछने पे लगा कौन सी पत्ती बड़ी है, बच्चे ने बताया ये लंबी वाली पत्ती बड़ी है, ये पत्ती छोटी है। लेकिन हमने एक्टिविटी किया क्या कि ये जो लंबी वाली चौड़ी वाली पत्ती है, लंबी वाली, इस पत्ती को हम इस शेप में रखें, इसका मतलब इस चौड़ी वाली पत्ती को हम लंबे रूप में रखें, हॉरिजॉन्टली रखें, तो जो बाइक की पार्ट एक्सेस है इसको काट के इसी शेप में ऐसे पुटअप किया जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो इतना एरिया कवर कर रहा है ये वाली पत्ती, ये वाली भी पत्ती भी उतनी ही एरिया कवर करेगी। इट मीन्स कि दोनों पत्ती क्या है, सिमिलर है। लेकिन यदि इसका पार्ट, पतली वाली पत्ती का पार्ट मोटी वाली पत्ती के पार्ट से रेस्ट हो जाए, इसका मतलब कि ये पत्ती बड़ी है। इसी का अपोजिट, यदि इसका पार्ट मोटी वाली पत्ती का लंबी वाली पत्ती के पार्ट से रेस्ट हो जाए, इसका मतलब कि ये पत्ती बड़ी है। उसका कंपैरिजन जब तक बच्चा इस प्रकार से अनुमान अंदाज नहीं लगा सकता, नहीं बता सकता, इसका मतलब कि उसका एक डायमेंशनल विकास, एक द्विमीय विकास, क्षेत्रफल में जो 2 डायमेंशंस आ गए, लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई, इसका विकास नहीं हो पाया। इसके लिए हम औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से विभिन्न एग्जाम्पलों के माध्यम से वगैरह वगैरह तथ्यों के आधार पे इन सब बातों को स्पष्ट कर सकते हैं, समझाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी कड़ी में
लंबाई का अनुमान बच्चा भी लगाएगा। लंबाई के अनुमान के लिए छोटा एक से प्रयास हम करते हैं देखने का। इसमें हम देखते हैं लंबाई के अनुमान लगाने में कक्षा 6-7 के बच्चे हैं जो गणित के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में एक प्रश्न पूछा गया कि सेंटीमीटर में एक आदमी की ऊंचाई कितनी हो सकती है। सेंटीमीटर में एक आदमी की ऊंचाई कितनी हो सकती है या सेंटीमीटर में नापा जाए तो रिकॉर्ड में जो डाटा था उसमें दशमलव बिंदु साफ नहीं दिख रहा था, अर्थात संख्या था 1642 सेंटीमीटर नज़र आ रही थी। इसका मतलब कि 1642 सेंटीमीटर। इट मीन्स दशमलव बिंदु के सही जगह पे न होने के कारण दशमलव बिंदु का कहाँ है ये बहुत निराशा वाली बात है। मानो दशमलव मिस हो गया तो हम निराशा हुई कि 30 में से मात्र एक ही बच्चे ने सही जवाब दिया, अधिकतर बच्चों ने उत्तर ये सेंटीमीटर लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अन्य कई मौक़ों पर स्कूल में शिक्षक के चयन हेतु साक्षात्कार के दौरान जो उम्मीदवारों ने प्रश्न किया था, क्या आप इस कमरे को यानी जहां हम बैठे हैं इसकी सन्निकट माने अनुमान ऊंचाई बता सकते हैं, तो उम्मीदवारों ने दीवार पर नज़र दौड़ाई और अनुमान लगाया, बोला लगभग 20 मीटर होगी सर। इस प्रकार से किसी भी वस्तुओं में हम अन्य और गतिविधि तो हमारे दो ही पे हम रोक दिया, अन्य गतिविधियों पे देख करके वस्तुओं के वैल्यू में मान में अनुमान लगा सकते हैं। जैसे किसी कहा गया कि मस्तक की लंबाई व्यक्ति की लंबाई क्या 16.42 सेंटीमीटर होता है एक व्यक्ति का लंबाई, नहीं ना, डेसिमल का खेल। अब इसमें ये थोड़ा सा मिस हो जाए इस क्षेत्र में, यदि हमको इसका ज्ञान गलती नहीं है तो बच्चा अनुमान लगाने में पारंगत है, लंबाई का मापन का अनुमान लगा ले रहा है जो मेजरमेंट वस्तुएं हैं, तो इससे उसको वस्तुओं का अर्थ समझने में, उस वस्तुओं के प्रत्यय समझने में, उन वस्तुओं के बारे में उनके गुणों के आधार पर उनमें परिवर्तन करने में, उनको अलग करने में सहायता मिलती है और इस प्रकार से प्रत्यय को सहज भाव में सीख जाते हैं। अब उसी कड़ी में मेन पॉइंट पे आते हैं, मापन और अनुमान। मापन में अनुमान क्या है, मापन में अनुमान कितना इम्पोर्टेंस है, जैसा कि हम लेंथ में अभी देखने का प्रयास कर रहे थे, लंबाई में अनुमान की चर्चा करने का प्रयास किया गया। मापन में अनुमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट मीन्स मेजरमेंट के क्षेत्र में यदि हम गेस लगाने की बात करें जिसका बड़ा इम्पॉर्टेंस रोल है, अनुमान वह प्रक्रिया है जिनके जरिए वगैरह किसी उपकरण कागज़ पेंसिल परिकल्पना किए गए हों, जिसको हम परिकल्पित एज्यूम करते हैं। परिकल्पना का मतलब कि संभावित है, संभावना किया गया, अनुमान लगाया गया कि एक सन्निकट उत्तर हासिल किया जाता है जिसके जरिए हम नाप में त्रुटियों को पहचान कर दूर कर सकते हैं। मापन का मतलब हम एक सन्निकट मान बोल सकते हैं, वो एक्यूरेट नहीं रहता है, लेकिन उसी के हेल्प से हम नज़दीकी मान ला करके एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लाते हैं। बशर्ते बच्चे के पास इतना अनुमान का अनुभव होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, क्षमताएँ होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, कलाएँ होनी चाहिए, जिससे वह इस प्रकार का उत्तर खोज ले और वह मेरा उत्तर उचित है, उस उचित उत्तर के नज़दीकी उत्तरों का वह अनुमान लगा सके। अनुमान एक तरह का मापन ही है जो कि दिमागी ढंग से मन में किया जाता है, जिसकी जानी पहचानी मानक या गैर मानक इकाइयाँ भी होती हैं। उन इकाइयों के रूप में भी हम अनुमान लगा सकते हैं और लगाते हैं। हम अनुमान की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु को नापने के लिए, मापने के लिए पहले बच्चों को उसकी लंबाई का अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
किसी भी वस्तु का हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए डेस्क का मेजर कर रहे हैं, मान ले ब्लैक बोर्ड का मेजर बच्चों के सामने सिखा रहे हैं, तो पहले हम बच्चों से कहेंगे आप अनुमान लगाइए कि कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, तो बच्चा अनुमान लगाएगा। इससे होगा क्या, तब वे मापन से प्राप्त संख्या का अर्थ देख पाएंगे। जब वो अनुमान लगा लेंगे, जब हम मापन करेंगे तो उसके नज़दीकी मान पाएंगे। इससे मापन में अनुमान लगाने का प्रत्येक कॉन्सेप्ट, उसका मतलब बच्चे समझ पाएंगे। यदि कोई बच्चे गलती से मीटर स्केल को उल्टा पकड़कर उल्टा कवर कर दे और डिब्बे की लंबाई मापने लगे तो 37 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो क्या होगा, वह 60 सेंटीमीटर का अंक पढ़कर आगे निकलने लगेगी। अर्थात अगर ये उसके मापने के पहले अनुमान लगाया होता डिब्बे लगभग 40 सेंटीमीटर है, तो शायद उसके मापन में जांच कर लेती, अपनी गलती को पकड़ लेती। इट मीन्स मापन में जो अनुमान की बात है, जो किसी भी वस्तु में अनुमान लगाते हैं, वो हमारी त्रुटियों को पहचानने में आसानी करती हैं। उसकी हेल्प से अपनी हो रही गलतियों को हम सहज भाव में समझ जाते हैं। वस्तुओं का अनुमान लगाए रहते हैं कितना होगा, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी हमारे एग्जैक्ट वैल्यू से। इसका मतलब हमें कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं और उस गलती को समझने का प्रयास करेंगे। अपनी गलतियों को समझते हैं हम मापन या किसी वस्तुओं को अनुमान लगा करके नज़दीकी मान, हम गणित के प्रश्नों में अनुमान लगाते हैं। गणित का कोई प्रश्न गुणा करने की बात है तो हम अनुमान लगा देते हैं कि हाँ इतना होगा। जैसे अनुमान की बात गणित मल्टीप्लिकेशन में समझते हैं कैसे, जैसे ये कोई संख्या है 32 मल्टीप्लाइड बाई 31। अब देखिए 32 का मतलब 30 मान लें, 31 का मतलब भी 30 मान लें, 30 में 30 को मल्टीप्लाइड बाई 900। अब हम अनुमान लगा देंगे 32 है 31 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 1000 के नियर अबाउट इसकी वैल्यू आने वाली है। अब हम गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू 2000 आएगी, 150,000 आएगी या 6000 आएगी, तो हम मान जाएंगे कि कहीं ना कहीं हम त्रुटि कर रहे हैं ना। देख लेते हैं कैसे। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000 के नियर अबाउट में एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ट्राई करते हैं। जैसे 32, फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 9, मल्टीप्लाई कर लिया, एडिशन करने पे वैल्यू आ जाएगी 992। ये देखिए जो हमने अनुमान लगाया था 1000, इसके नियर अबाउट में वैल्यू आई कि नहीं आई। अब यही वैल्यू या 1992 आया होता तो हम अनुमान लगाए थे वैल्यू अधिक आई, इसका मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन में गलती किया। या हमने अनुमान लगाया था 1000, इसकी वैल्यू 600 के नियर अबाउट में आ जाती, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। अपनी गलती को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से किसी भी वस्तुओं में यदि अनुमान मापन की बात ही नहीं, अनुमान लगाने में की बात हम सीख चुके हैं, तो गणित में खासकर हम अपनी गलतियों को से सबक ले सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। दोबारा गलतियां करने की संभावनाओं को हम कम कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। हम कल की वीडियो में मानक और अमानक इकाइयों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानक और अमानक इकाइयों के प्रत्ययों को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।